Both clear, sir. Clear, sir. Okay, thank you. So in DNF block, position of DNF block is over. It's some different physical properties and periodic properties we had discussed. Now we need to discuss next topic, that is oxidation state. In oxidation state, some of the topic we had discussed. This was last topic yesterday कि why Cu2 plus Cu1 plus compound is unstable in aqueous solution and why Cu2 plus is more stable than Cu1 plus. Then after आपको बता दिया गया था कि transition metals show their highest oxidation state in their oxides because the stabilize means oxygen stabilize the oxidation state, higher oxidation state more than fluorine. रीजन आपको बताया गया था, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. देन आफ्टर ये भी डिस्कस हो गया था आपका कल. नाउ इसमें याद रख लीजिएगा ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड कॉन्साइड विद ग्रुप नंबर. ये क्वेश्चन आता है कि राइट द दैट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन विच ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इक्वल टू इट्स ग्रुप. ऐसा कंपाउंड लिखिए जिसने ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही है जितना उसका ग्रुप नंबर है. सो हियर इज Sc2O3 and Mn2O7. Here scandium is in +3 oxidation state and it is belong to third group. ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. एंड मैग्नीज have oxidation state +7 and it belong to 7th group. ये 7th ग्रुप से बिलोंग करता है. तो ये क्वेश्चन आता है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज सिमिलर टू देयर ग्रुप नंबर. ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो उसका ग्रुप नंबर है. नाउ नेक्स्ट वन, आफ्टर 7th ग्रुप. आफ्टर 7th ग्रुप मतलब मैग्नीज के बाद, मैग्नीज के बाद ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कंपाउंड जो है वो है Fe2O3. इसके अलावा किसी का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है. सो दिस इज रिटन हियर कि बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe अबव Fe2O3 आर नोन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, बिसाइड द ऑक्साइड्स ऑक्सोकैटायन ऑल्सो स्टेबल. मतलब केवल ऑक्साइड कंपाउंड ही नहीं, ऑक्सोकैटायन भी स्टेबल होते हैं जिसमें द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे VO प्लस, इट इज वेनेडियम ऑक्सोकैटायन. वेनेडियम ऑक्सोकैटायन, वेनेडियम का ऑक्साइड है कैटायन के फॉर्म में. इन दिस वेनेडियम इज हैविंग +5 oxidation state. Vanadium 4 as VO2 2 plus. ठीक है. One mistake is here. In this there will be VO3. यहाँ पे VO3 1 plus रहेगा. ठीक है. Then it comes +5. यहाँ पे VO2 2 plus है. Then it comes +4 and Ti टाइटेनियम का ऑक्सोकैटायन है. सो मे बी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सोकैटायन, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सोकैटायन in which the transition element is present in its higher oxidation state. यही एक एक नंबर आपको केवल समझना और कुछ नहीं है, इसमें सारा थियरी वाला है. ना एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया गया था. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन एनी मेटेलिक रॉड dipped into its 1 molar salt solution in standard condition 273 Kelvin temperature and 1 bar 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. Standard condition is 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. When any metallic rod dipped into its
1 molar salt solution in standard condition, then the potential of that electrode is called standard electrode potential. ठीक है, फिर कह रहा है लोअर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस स्टेट, मीन्स जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है. स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एक्वस स्टेट इफ द स्टैंडर्ड, जैसे आपका हो गया कि वेनेडियम का 3 दिया गया, VO3 प्लस VO2 प्लस 2 दिया गया, दोनों में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा दैट विल बी मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. जो आपको यहाँ पे बात हो रही थी, इसको आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं. Why Cu2 plus is more stable in aqueous solution than Cu1 plus? Because standard electrode potential of Cu2 plus in aqueous solution is less in comparison to Cu1 plus. That's why this will be more stable. इसलिए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं. एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन 2 factor, that is enthalpy of hydration and enthalpy of atomization. अब ये सारा आपको आगे मिलेगा. Now see, first row of transition element, मेरे बताने के बाद आपको इसको एक बार 2 बार पढ़ना पड़ेगा. For the first row transition element E0 वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है. This E0 वैल्यू is for M2 plus ion. ये E0 वैल्यू M2 प्लस आयन के कारण है, ठीक है. सो इसमें आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव 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 निगेटिव. केवल कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है. कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है. एंड इफ यू विल रिमेंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर आप उसको याद करेंगे तो क्या बताया गया था, मोर negative E0 value means more reactive and more positive E0 value means less reactive. मतलब जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम माना जाता है. प्लस साइन और माइनस साइन की वजह से ये मैथ यहाँ पे नहीं लगता है. आपको बताया गया था कि प्लस का मतलब हो गया कि ये वैल्यू ज्यादा होगी, नहीं, मैंने आपको बताया था जिसकी वैल्यू प्लस में होती है दैट कैन बी रिड्यूस इजिली, वो इजिली रिड्यूस हो सकता है, लेस रिएक्टिव होता है. सो इन 3D सीरीज में ओनली कॉपर इज दैट which is having positive standard electrode potential, जिसके पास पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है. And due to this positive standard electrode potential, copper can show +1 oxidation state also. +2 तो ये शो करता ही है क्योंकि वो तो आपको बता दिया गया एक्वस सॉल्यूशन में. बट ड्राई कंडीशन में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. आपको भी दिखाई क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट इज देयर विच शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो केवल कॉपर था. तो अगर ये पूछेगा कि वाई कॉपर शो या वाई ओनली कॉपर इन 3D सीरीज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल कॉपर ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, बाकी क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज कॉपर हैज positive E0 value या only copper have positive E0 value in other 3D series element in comparison to other 3D series element. बाकी 3D series elements का कंपैरिजन में केवल कॉपर ही है जिसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो शो +1. ये +1 भी शो करता है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है. यहाँ पे भी वही चीज दिखा रहा है. ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये एलिमेंट का नाम है
सारे एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 से कम है 3D सीरीज के। केवल केवल कॉपर का ही 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, केवल कॉपर का ही 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव है, और इसी कारण से ये +1 ऑक्सीडेशन भी शो करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इट रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम Cu2 टू Cu2+। Cu2 से Cu2+ जाने में इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये +1 में भी स्टेबल हो जाता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन एंथैल्पी मिल जाती है। ठीक है, ऐसे कॉपर की एटमाइजेशन एंथैल्पी हाई है, हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि इन 3D सीरीज व्हाई ओनली कॉपर हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी व्हाई ओनली कॉपर हैव पॉजिटिव E0 वैल्यू। वो तो +1 तो हो गया इसके कारण। अब आया कि देखिए एक से क्वेश्चन दूसरा जुड़ा है। पहला क्वेश्चन था कि व्हाई ओनली कॉपर शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई नॉट अदर, बिकॉज only copper is having positive E0 value. Now why only copper is having positive E0 value, why not others? बाकी की E0 value पॉजिटिव क्यों नहीं है? सो रीजन यहाँ पे आपको दो लिखना है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल। जहां आपके बुक में ये ग्राफ बना है, उसी ग्राफ पे सबसे नीचे देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाई द E0 वैल्यू या M2 to M+ वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, ये क्वेश्चन दिया है। आंसर वहां लिखा है बिकॉज कॉपर इज हैविंग हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, लेकिन ड्राई फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में +2 में एग्जिस्ट करेगा। एक्वस फॉर्म में +2 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक्वस फॉर्म में E0 वैल्यू के कंपैरिजन में इसकी E0 वैल्यू बाकी एलिमेंट से कम हो जाएगी, और तब ये क्या करेगा, +2 बना करके स्टेबल होगा। नाउ ड्यू टू पॉजिटिव E0 वैल्यू, देखिए यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th से रिलेटेड है। अगर आपको क्लास 10th का क्वेश्चन याद हो कि why the element which are present above hydrogen only they can displace hydrogen from acids or aqueous solution, and those elements which are below hydrogen they are not able to liberate hydrogen or displace hydrogen from their aqueous solution. So यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे सबसे पहले कॉपर आता है। यहाँ कॉपर, क्योंकि इस 3D सीरीज में कोई कॉपर मिल रहा है पीरियोडिक टेबल से जो हाइड्रोजन के नीचे है, तो उसकी बात कर रहा है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि अदर एलिमेंट which are present in 3D series, all of that can liberate hydrogen when react with aqueous solution of acid. एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर, ठीक है, हाईली एक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, दे आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। उसी चीज को यहाँ पे E0 वैल्यू से बता रहा है, और E0 वैल्यू पे ही रिएक्टिविटी सीरीज बनती है। ऊपर सबसे ज्यादा निगेटिव वाला होता है, नीचे आके लेस निगेटिव, देन लेस पॉजिटिव, देन मोर पॉजिटिव। तो इसका मतलब है लेस निगेटिव मोर एक्टिव है, और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जो है वो लेस एक्टिव है। तो यहाँ पे वहां पे आप जो क्वेश्चन का आंसर देते थे कि व्हाई कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव। आप वहां पे ये लिखते हैं, तो वहां पे ये बताया गया 10th में, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव कॉपर, सॉरी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन and it present in reactivity series below the hydrogen, and only those metal can displace hydrogen which are more reactive than hydrogen. That's why copper is not able to displace hydrogen. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप उसको E0 के टर्म में लिखेंगे, बस एक लाइन में, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज
Out of all the 3D series element, only copper is having positive E naught value. That's why it is less reactive than hydrogen and it is not able to liberate hydrogen from acid. ठीक है. Now next आया, it is interesting to note that the value of E naught for Mn, Ni and Zn are more negative than expected. ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको देखिए. यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है, एक रेड ब्लॉक वाली, एक ग्रीन ब्लॉक वाली. तो what scientists have done, scientists have used the formula that is E naught is equal to, जो नॉस्ट इक्वेशन है, E cell is equal to E naught cell minus 2.303 by RT log n. ठीक है, RT by NF. ठीक है, 1 by concentration. E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log 1 by concentration. जो फार्मूला आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बतलाया गया था, उस फार्मूले से इन्होंने E naught वैल्यू निकाला. सो दैट ग्रीन वन इज कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसको आप कहते हो नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यू. सो कैलकुलेटेड वैल्यू. एंड रेड वन इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब वहां पे एपरेटस का यूज करके, ठीक है, एपरेटस का यूज करके वैल्यू आइडेंटिफाई की गई. जैसे आप लैब में करते हो, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर लगा करके डायरेक्ट वैल्यू देख लेते हो. और एक है कि आप सारे रेजिस्टेंस और सबकी वैल्यू रखते हो फार्मूले में और वैल्यू निकालते हो. तो ये कैलकुलेटेड है ग्रीन वाला और ऑब्जर्व वाला, ठीक है, रेड है. सो ये पाया गया कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो इतनी आई, जिसमें सारे की लगभग सेम है. जो कैलकुलेट किया गया वही ऑब्जर्व किया गया, या जो ऑब्जर्व हुआ वही कैलकुलेटेड किया गया. लेकिन केवल किसका किसका, कोबाल्ट, निकिल एंड जिंक, ये तीन ऐसे थे जिनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आया. ठीक है. नेक्स्ट, दैट इज stability of half-filled D subcell in Mn2 and completely filled D configuration, ठीक है, are related to their E naught value. अब यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है एक और इंफॉर्मेशन कि देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि whenever we will go to compare the two element, so हम एक फैक्टर पे कंपेयर नहीं करते हैं. सो एक तो E naught वैल्यू कंपेयर कर लिया, दूसरा हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल पे भी कंपेयर करना है. Mn2 प्लस, Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Mn2 प्लस इज 3d5, मतलब इसमें 5 के 5 d ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड है. एंड Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, ठीक है, इसमें सारे के सारे d ऑर्बिटल फुल फील्ड है. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10. सो अगर ये पूछेगा कि why Mn2 plus and Zn2 plus are more stable than other elements, reason है because in Mn2 plus half filled d orbital is present, या d subshell is present, and in Zn2 plus, ठीक है, completely filled d subshell is present. ठीक है, that's why it is more stable. ठीक है, एंड दैट्स वाई इट्स ई नॉट वैल्यू इज डिफरेंट. इसके लिए ई नॉट वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है. फिर क्वेश्चन आया, सब एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको पॉइंट वाइज मैंने पहले ही कहा. द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +3 विच हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. कह रहा है कि स्कैंडियम की ई नॉट वैल्यू कम होती है, फिर ये स्टेबल कैसे है. स्कैंडियम की ई नॉट वैल्यू कम होती है, फिर ये स्टेबल कैसे है. तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन गया कि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d0, ठीक है, स्कैंडियम 3+ का. स्कैंडियम का लेंगे तो 21 होता है, स्कैंडियम 21, 4s2 3d1, और स्कैंडियम 3+ लेंगे सो 4s0 3d0. सो इसके पीछे के सारे
सब सेल फिल है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। और इसके अलावा देखिए, अगर किसी आयन को पूछेगा, मतलब इतना एक पेज में 2 पेज में जो बता रहा है वो आपको कह रहा है कि द स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द ई नॉट वैल्यू, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे Fe2+ लेस रिएक्टिव है एंड Fe3+ मोर रिएक्टिव है, सॉरी Fe2+ लेस स्टेबल है, Fe3+ मोर स्टेबल है। वाई? फिर से वही हो गया, Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 और Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5। सो इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। सो अगर स्टेबिलिटी पूछेगा तो पहले आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए, कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड फुल फील्ड आ रहा है तो उसको फॉलो करिए, नहीं तो ई नॉट वैल्यू। ना केमिकल रिएक्टिविटी, अब हम केमिकल रिएक्टिविटी पे आ रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर सो हाई number of chemical reactivity. Many of them are sufficiently electropositive to dissolve in mineral acid, although a few are noble, that is, they are unaffected by simple acid. ठीक है, करा कि इसमें से बहुत सारे जो है वो क्योंकि उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है सो एसिड में डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ नोबल हैं जो एसिड से अनअफेक्टेड होते हैं। द मेटल ऑफ फर्स्ट सीरीज with the exception of copper are relatively more reactive। आगे आपका फिर से वही कि पूरे 3D सीरीज में केवल कॉपर ही है जो लेस रिएक्टिव है और बाकी सब मोर रिएक्टिव है। एंड केवल कॉपर ही ऐसा है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। रीजन पहले ही आपको बता दिया गया है। ठीक है, नाउ द ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn2+ टू Mn2+ टू Mn का मतलब है रिडक्शन, सॉरी नॉट Mn2+, मेटल 2+ से मेटल, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल को ई नॉट वैल्यू कहते हैं, आपको कहा जाता है। सो फिर से वही ट्रेंड आपका आ गया, द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव ई नॉट वैल्यू इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब यही फिर से यही आपका आ गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मिला करके M2 के लिए चेक करते हो, तो आपको पता ही है कि अगर M2 के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करना हो तो IE1 और IE2 दोनों निकालेंगे, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल प्लेटिनम का देख रहे थे। और अगर हमको ई नॉट वैल्यू भी निकालना होगा तो E01 एंड E02 दोनों को ऐड करेंगे। इन सबसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सब केवल आपके पढ़ने समझने के लिए है, इन सबसे क्वेश्चन नहीं बनता है। अब यहाँ से आपका मेन शुरू हो रहा है, 4-5 प्रॉपर्टीज आती है। देखिए ये दो पेज आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये 2 पेज से कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ये केवल आपको उसी को बार बार एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसी तरह दिया है। तो आपको कहीं कोई ऐसा मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये वाला सर क्या है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा, कुछ पूछना होगा इसमें तो बता दीजिएगा। नाउ अब ये शुरू हो रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमारा इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। So on the basis of magnetic properties, transition elements are mainly 2 types and overall 3 types. Mainly 2 types means paramagnetic and diamagnetic. As you know, paramagnetic and diamagnetic. If the element or the ion, अगर एलिमेंट या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है then that will be paramagnetic। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है so that will be paramagnetic, जैसा आप जानते हो। and if the compound in which element और ion, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है केवल, जैसे कह दिया कि SC2O3 इस पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, आपको ये पता करना है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है।
सो व्हाट यू विल डू, Sc पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Sc पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया। 3 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then after 4s0 3d0, ये Sc3 का हुआ। तो इसमें सारे के सारे subshell or orbital completely filled है, means no unpaired electron is there. If no unpaired electron is there, it means this compound is diamagnetic. So फिर से आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है कि पहले आपको कंपाउंड दिया रहेगा, उससे उसके ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन आएगा उस आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन में चेक करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। कंपाउंड में नहीं चेक करना है, कंपाउंड से आयन, आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं। एलिमेंट 21 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d1। एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, इसके चार्ज वाला आयन का कॉन्फ़िगरेशन। आयन का कॉन्फ़िगरेशन 2 1 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो इट इज 4s0 3d0। अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो Sc2O3 इज diamagnetic. And in paramagnetic there are two types of, ठीक है, compounds or substances, those which are weakly attracted by the magnetic field, means जिनका magnetic nature, magnetic property कम होती है, that are तो remain paramagnetic, but जिनकी magnetic property बहुत ज्यादा होती है, that will be also called ferromagnetic. solid state में हम पढ़ेंगे 5 टाइप के, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। सो अभी यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस हुआ फेरोमैग्नेटिक। सॉलिड स्टेट में 2 और नया आएगा, एंटी फेरो एंड फेरी। 5 होते हैं, जिसमें से अब आपको 2 से 3 हुआ, अभी तक आपके पास 2 था, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब पैरा में भी 2 तरीके का हो गया, वीकली अट्रैक्टेड और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। वीकली अट्रैक्टेड it is called remain paramagnetic, but strongly attracted means ज्यादा strongly attract हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक नेचर बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है, so that will be called ferromagnetic. Now another information, magnetic nature is directly proportional to number of unpaired electron. As you know, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको फॉर्मूला मिल चुका है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, अंडर रूट n इंटू n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो देखिए लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, that will be more paramagnetic. अब जैसे कहा out of Mn2 plus and Cr2 plus, which will be more paramagnetic or which will have the more magnetic moment, ठीक है। then Cr2 plus का कॉन्फ़िगरेशन आएगा D4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे जब आप ऑर्बिटल में फिल करेंगे, ठीक है। और Mn2 plus का कॉन्फ़िगरेशन आएगा D5, 5 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जब आप करेंगे। तो इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता, दैट विल हैव मोर मैग्नेटिक नेचर। बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और इसमें क्या डिफरेंस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यू ऑल वर काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर सीइंग द इफेक्ट ऑफ लिगेंड। लिगेंड का इफेक्ट देखने के बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे कि लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन पेयर द 3d इलेक्ट्रॉन और वीक फील्ड लिगेंड। तब आप
उसको चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको लिगेंड नहीं है, यहाँ लिगेंड का इफेक्ट नहीं देखना है। यहाँ पे सीधे याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। अगर आप प्रोसेस याद करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उस आयन का कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे, ऑर्बिटल फिलिंग करते थे। देन आफ्टर आप क्या करते थे, लिगेंड का इफेक्ट देखते थे कि लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, कैन पेयर अप द डी इलेक्ट्रॉन और नॉट। फिर उसके हिसाब से पेयरिंग अनपेयरिंग करने के बाद आप चेक करते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो यहाँ सेकेंड वाला स्टेप आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ लिगेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे सीधे सब्सटेंस दिया है MnCl2, MnCl4, Cr2O7 2-, इस तरह से कोई आयन या सब्सटेंस दिया है, पूछ रहा है पैरा है कि डाया है, तो आप उसके बस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में सब जगह निकालते थे। उस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसी कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए और फिर उसको यूज कर लीजिए। लिगेंड वाला स्टेप आपको नहीं करना है। जैसे ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Bm आपको सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता दिया गया है, इज द बोर मैग्नेटॉन that is unit of magnetic moment, and 1 Bm is equal to this number of अर्ग पर गॉस। अगर चेंज करना है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे इतने एलिमेंट है, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+। ठीक है, इतने का देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा है जो आपको भी करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर मैग्नेटिक मोमेंट में वैल्यू पुट करके, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये एपरेटस से आइडेंटिफाइड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू है, दोनों लगभग सिमिलर आई है। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है अगर कहेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को, और अगर कहेगा कि केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरा डाया, क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में कि पैरा डाया बताइए कौन पैरा है कौन डाया है, तो सारे आयन का कॉन्फ़िगरेशन और चेक करिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। दिस यू नो वेरी वेल, क्लास 11th में प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपने पढ़ा होगा कि ऑल द एलिमेंट्स। यस हेलो सर, व्हाई डायमैग्नेटिक आर रिपेल्ड? क्या चीज? हेलो सर, व्हाई डायमैग्नेटिक आर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है कि डायामैग्नेटिक मींस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक दूसरे के अट्रैक्शन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सो यहाँ पे अट्रैक्ट होने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था ये उसके अपोजिट वाला इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जा रहा है, तो उसके अट्रैक्शन को कैंसिल कर देगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको कैंसिल करने के लिए वहां पे कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ठीक है, स्पिन ओनली, स्पिन ओनली, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको स्पिन ओनली, इस फार्मूले को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला भी कहते हैं, स्पिन ओनली मोमेंट भी कहते हैं। तो स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, दैट इज अपवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपवर्ड है +½ डाउनवर्ड है -½ सो जितना ये इसकी तरफ मूव करेगा उतना ये इसके अपोजिट मूव करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा। इधर है तो ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा। लेकिन अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड है, तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसे फिल हो, किसी भी कंपाउंड में आयन में ऐसा नहीं होगा कि एक ऊपर फिल हो फिर दूसरे में नीचे फिल हो, या तो सारे ऊपर रहेंगे या तो सारे नीचे रहेंगे। तो
एक ही डायरेक्शन में, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। कोई ऐसा आपको नहीं है भरने का तरीका फिलिंग करने का कि एक इधर लगा दिए दूसरा इधर लगा दिए तो सर ये भी तो कैंसिल कर दिया, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। पहले क्लॉकवाइज भरा जाता है फिर एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है। इज दैट क्लियर? हेलो हेलो, whose question was there? Is that clear? Hello hello, Yes, sir. clear? So now this topic I will discuss then tomorrow, means day after tomorrow on Monday। यहाँ से अब ज्यादा नहीं बचा है। कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं ये पढ़ना है, फिर कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बनाते हैं ये पढ़ना है, फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं ये पढ़ना है। सब एक एक पेज एक एक टॉपिक है, एक एक नंबर के लिए। फिर एलॉय क्यों बनाते हैं ये पढ़ना है, फिर कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज होते हैं, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट ये पढ़ना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ना है, बस इतना। और लास्ट में नेचर ऑफ ऑक्साइड, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, बस यही हमको पढ़ना है। और हमारा ये डी ब्लॉक लगभग आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो आपका पेज नंबर 56 से है ये सब इस साल के सिलेबस से कैंसिल हो गया है। ये पेज नंबर 56 से कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट K2Cr2O7 KMnO4 ये सारा सिलेबस से डिलीट हो गया है। फिर हम एफ ब्लॉक पे आ जाएंगे। सो आई होप कि मंडे और ट्यूसडे दिस पार्ट विल बी ओवर। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द, ठीक है। आज जो कुछ पढ़े उसमें ज्यादा आपका थियरी पार्ट है, थोड़ा आपको ज्यादा उसमें एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो शुरू है मैग्नेटिक नेचर से, ये थियरी पार्ट